Hello guys, welcome to SPPS school. Today we see chapter 6 भू आकृतिक प्रक्रियाएं of 11th class geography. Watch the video from start to end. If you like the video, then please like and शेयर। आइए हम चैप्टर 6 भू आकृतिक प्रक्रियाएं का सॉल्यूशन कर लेते हैं। ठीक है, इसमें हम फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बहुवैकल्पिक प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी एक अनुक्रमिक प्रक्रिया है? ऑप्शन देखते हैं। निरपेक्ष, ज्वालामुखीता, पटल विरूपण, अपरदन। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा अपरदन। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। जल योजन प्रक्रिया निम्नलिखित पदार्थों में से किसे प्रभावित करती है? जल योजन प्रक्रिया निम्नलिखित पदार्थों में से किसे प्रभावित करती है? ऑप्शन देखते हैं। ग्रेनाइट, क्वार्ट्ज, चीका, क्लेमेटी, लवण। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा लवण। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। मालवा अवधान को किस श्रेणी में सम्मिलित किया जा सकता है? मालवा अवधान को किस श्रेणी में सम्मिलित किया जा सकता है? ऑप्शन देखते हैं। भूस्खलन, तीव्र प्रवाही बहुसंचलन, मंद प्रवाही बहुसंचलन, अवतलन, धस्कन। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा तीव्र प्रवाही बहुत संचलन। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लगभग 30 शब्दों में दीजिए। ठीक है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लगभग 30 शब्दों में दीजिए। और फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, अक्षय पृथ्वी पर जैव विविधता के लिए उत्तरदायी है कैसे? अक्षय पृथ्वी पर जैव विविधता के लिए उत्तरदायी है कैसे? इसका आंसर आ जाएगा अपक्षय प्रक्रियाएं चट्टानों को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ने एवं मृदा निर्माण के कार्य में सहायक नहीं होती हैं। ठीक है, अपक्षय प्रक्रियाएं चट्टानों को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ने एवं मृदा निर्माण के कार्य में सहायक नहीं होती हैं, बल्कि वे अपरदन एवं बृहद संचलन के लिए भी उत्तरदायी है। ठीक है, जैव मात्रा एवं जैव विविधता प्रमुखतः वन की उपज है, वन की उपज है तथा वन अपक्षय प्रवाल की गहराई अर्थात न केवल आवरण प्रस्तर एवं मिट्टी अपितु अपरदन बहुत संचलन पर निर्भर करता है। ठीक है, अपरदन बहुत संचलन बृहत संचलन पर निर्भर करता है। यदि चट्टानों का अपक्षय न तो, ठीक है, यदि चट्टानों का अपक्षय न हो तो अपरदन का कोई महत्व नहीं होता है। ठीक है, यदि चट्टानों का अपक्षय न हो तो अपरदन का कोई महत्व नहीं होता है। चट्टानों का अपक्षय एवं निक्षेपण राष्ट्र अर्थव्यवस्था के लिए अति महत्वपूर्ण एवं मूल्यवान है। यह कुछ खनिजों जैसे लोहा, मैग्नीज, एल्यूमिनियम, तांबे के अयस्कों के समुद्रीकरण एवं संकेंद्रण में सहायक होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बृहद संचलन जो वास्तविक, तीव्र एवं गोचर अवगम्य है वे क्या हैं? सूचीबद्ध कीजिए। आइए हम इसका आंसर देखते हैं। बहुत संचलन के अंतर्गत बृहद संचलन के अंतर्गत वे सभी संचलन आते हैं जिनमें चट्टानों के मलबे, ठीक है, जिनमें चट्टानों के मलबे गुरुत्वाकर्षण के सीधे प्रभाव के कारण ढाल अनुरूप स्थानांतरित होते हैं। ठीक है, जिनमें चट्टानों के मलबे गुरुत्वाकर्षण के सीधे प्रभाव के कारण ढाल अनुरूप स्थानांतरित होते हैं
भूस्खलन अपेक्षाकृत तीव्र एवं अवगम्य संचलन है। ठीक है, भूस्खलन अपेक्षाकृत तीव्र एवं अवगम्य संचलन है। भूस्खलन मुख्यतः पर्वतीय भागों में अधिक होता है। पर्वतीय भागों में शिखरों की ढाल काफ़ी तीव्र होती है। तीव्र ढाल के कारण शिखरों से पत्थर, मलबा, मिट्टी आदि घाटी और गिरने लगता है। ठीक है, असंबद्ध कमजोर पदार्थ, छिछले स्तर वाली चट्टानें, भ्रंश तीव्रता से झुके हुए स्तर, खड़े भृंग या तीव्र ढाल, पर्याप्त वर्षा। ठीक है, भृंग या तीव्र ढाल, पर्याप्त वर्षा, मूसलाधार वर्षा, भूकंप तथा वनस्पति का अभाव, झीलों, नदियां एवं जलाशयों से भारी। ठीक है, झीलों, नदियों एवं जलाशयों से भारी मात्रा में जल निष्कासन, विस्फोट आदि बहु संचलन को अनुकूलित करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विभिन्न गतिशील एवं शक्तिशाली बहिर्जनिक भू आकृतिक कारक क्या है तथा वे क्या प्रधान कार्य संपन्न करते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन को ठीक समझेगा। विभिन्न गतिशील एवं शक्तिशाली बहिर्जनिक भू आकृतिक कारक क्या है तथा वे क्या प्रधान कार्य संपन्न करते हैं, इसका आंसर देखते हैं। बहिर्जनिक प्रक्रियाएं सूर्य द्वारा निर्धारित वायुमंडलीय ऊर्जा एवं अंतर्जनित शक्तियों से नियंत्रित विवर्तनिक कारकों से उत्पन्न प्रवणता से अपनी ऊर्जा प्राप्त करते हैं। सभी बहिर्जनिक भू आकृतिक प्रक्रियाओं, ठीक है, सभी बहिर्जनिक भू आकृतिक प्रक्रियाओं को एक सामान्य शब्दावली अनाच्छादन के अंतर्गत रखा जा सकता है। अनाच्छादन से तात्पर्य आवरण को हटाने से है। ठीक है, अनाच्छादन से तात्पर्य आवरण को हटाने से है। अपक्ष वृद्ध क्षरण संचलन, अपर्दन, परिवहन आदि अनाच्छादन प्रक्रिया से सम्मिलित होते हैं। तापमान एवं वर्षण जलवायु के दो महत्वपूर्ण घटक हैं। ठीक है, तापमान एवं वर्षण जलवायु के दो महत्वपूर्ण घटक हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या मृदा निर्माण में अपक्षय एक आवश्यक अनिवार्यता है? क्या मृदा निर्माण में अपक्षय एक आवश्यक अनिवार्यता है? इसका आंसर देखते हैं। मृदा निर्माण में अपक्षय एक आवश्यक अनिवार्यता है। मृदा निर्माण में अपक्षय एक आवश्यक अनिवार्यता है क्योंकि अपक्षय प्रक्रिया सेलों को न केवल छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ने तथा आवरण प्रस्तर एवं मृदा निर्माण के लिए मार्ग प्रशस्त करती हैं। ठीक है, मृदा निर्माण के लिए मार्ग प्रशस्त करती है, अपितु अपर्दन एवं बृहद संचलन के लिए भी उत्तरदायी है। अपक्षय जलवायु, चट्टान, निर्माणकारी पदार्थ की विशेषताओं एवं जीवों सहित कई अन्य कारकों के समुच्चय, ठीक है, कई अन्य कारकों के समुच्चय पर निर्भर करता है। मृदा निर्माण में मूल सेल एक निष्क्रिय नियंत्रक कारक है। ठीक है, मृदा निर्माण में मूल सेल एक निष्क्रिय नियंत्रक कारक है। मूल सेल को अपक्षय छोटे कण के रूप में परिवर्तित कर देता है और वह धीरे धीरे मृदा का रूप ले लेता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लगभग 150 शब्दों में दीजिए। ठीक है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लगभग 150 शब्दों में दीजिए। इसमें हम फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारी पृथ्वी भू आकृतिक प्रक्रियाओं के दो विरोधात्मक वर्गों के खेल का मैदान है, विवेचना कीजिए। ठीक है, हमारी पृथ्वी भू आकृतिक प्रक्रियाओं के दो विरोधात्मक वर्गों के खेल का मैदान है, विवेचना कीजिए। इसका आंसर देख लेते हैं। धरातल पर दिखाई देने वाले विविध स्थल रूपी का निर्माण पृथ्वी के आंतरिक एवं बाह्य बलों के पारस्परिक प्रभाव के कारण होता है। ठीक है,
इन बलों द्वारा मुलायम शैलें आसानी से काटी छाटी जाती हैं, जबकि अपेक्षाकृत कठोर शैलों पर इनका प्रभाव कम पड़ता है। अतः किसी क्षेत्र के स्थल रूपों के निर्माण में शैलों की अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ठीक है, अतः किसी क्षेत्र के स्थल रूपों के निर्माण में शैलों की अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। पृथ्वी के आंतरिक बल धरातल को निरंतर ऊपर उठाने में लगे रहते हैं। ठीक है, पृथ्वी के आंतरिक बल धरातल को निरंतर ऊपर उठाने में लगे रहते हैं, जबकि बाह्य बल उठे हुए भागों के काट छांटकर समतल बनाने में निरंतर कार्यशील रहते हैं। इस प्रकार बाह्य बलों अर्थात तल संकुचन के कारण लगातार क्रियाशील रहने के कारण विविध प्रकार के स्थल रूप बनते रहते हैं। धरातल पर पाए जाने वाले प्रमुख स्थल रूप पर्वत, पठार और मैदान है। इन स्थल रूपों में बाह्य बल द्वारा अपरदन, निक्षेपण, परिवहन जैसे क्रियाएं शुरू हो जाती हैं, जिससे कई नए स्थलाकृतियों का निर्माण होता है। सामान्यतः अंतर्जनित शक्तियां मूल रूप से आकृति निर्मात्री शक्तियां होती है। धरातल का निर्माण एवं विघटन क्रमशः अंतर्जनित एवं बहिर्जनित शक्तियों का परिणाम है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या भौतिक एवं रासायनिक अपेक्षक प्रक्रियाएं एक दूसरे से स्वतंत्र हैं? क्या भौतिक एवं रासायनिक अपेक्षक प्रक्रियाएं एक दूसरे से स्वतंत्र हैं? यदि नहीं तो क्यों? उदाहरण व्याख्या कीजिए। इसका देखते हैं। भौतिक एवं रासायनिक अपेक्षक की प्रक्रिया अलग अलग है, मीन्स डिफरेंट है। ठीक है, लेकिन एक दूसरे से संबंधित भी है। ठीक है, भौतिक बल द्वारा चट्टानों का विघटन होता है, जबकि रासायनिक क्रिया द्वारा चट्टानों का अपघटन होता है। ठीक है, भौतिक अपेक्षक प्रक्रियाओं में कुछ अनुपक्त शक्तियां जैसे गुरुत्वाकर्षण बल, तापक्रम में परिवर्तन, ठीक है, तापक्रम में चेंजेस, क्रिस्टल द्रव में वृद्धि आदि सम्मिलित है। रासायनिक अपेक्षक प्रक्रियाओं का एक वर्ग जैसे विलयन, कार्बोनेटीकरण, जलयोजन, ऑक्सीकरण तथा न्यूनीकरण शैलों के अपघटन, विलयन अथवा न्यूनीकरण का कार्य करते हैं, जो रासायनिक क्रिया द्वारा सूक्ष्म, ठीक है, जो कि रासायनिक क्रिया द्वारा सूक्ष्म अवस्था में परिवर्तित हो जाती हैं। ठीक है, ऑक्सीजन धरातलीय या मृदा, जल एवं अन्य अम्लों की प्रक्रिया द्वारा चट्टानों का न्यूनीकरण होता है। इस तरह से दोनों में, ठीक है, इस तरह से दोनों में अंतर देखने को मिलता है। ठीक है, इस तरह से दोनों में डिफरेंट देखने को मिलता है, लेकिन कई क्षेत्रों में भौतिक एवं रासायनिक अपेक्षक की प्रक्रिया अंतर संबंधित है, ये साथ साथ चलती रहती है तथा अपक्ष प्रक्रिया को त्वरित बना देती हैं। भौतिक एवं रासायनिक अपेक्षक प्रक्रिया चट्टानों को टुकड़ों या कणों में परिवर्तित करती है, दोनों चट्टानों में विखंडन करती है, दोनों मूल पदार्थों में अपघर्षण करती हैं। ठीक है।